नमस्कार। आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और दिल्ली में आपके लिए दूसरी जगह पर बैठकर क्राइम की एक घटना फिर से आपको बताऊंगा। आज दिल्ली आने पर एक और बात बहुत अच्छी हुई कि क्राइम तक के श्री शम्स ताहिर खान शम्स ताहिर खान साहब ने फ़ोन किया। मैंने उनको बताया कि मैं अपने व्यक्तिगत काम से दिल्ली आया हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडियो ज़रूर आइए, आज तक के ऑफिस ज़रूर आइए। हम आपसे मिलना भी चाहेंगे और हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। मैं अपने काम से फारिग होकर आज तक के स्टूडियो फिल्म सिटी नोएडा गया। शम्स भाई अपने तमाम क्राइम तक की टीम के साथ वहाँ मौजूद मिले और उन्होंने अनुरोध किया कि आज का क्राइम तक आपके साथ बैठकर मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं। आपके कुछ संस्मरणों को अपने दर्शकों को आपके मुंह से सुनवाना चाहता हूं। शम्स के इस अनुरोध पर मैं उनके स्टूडियो चला गया। स्टूडियो में उनके साथ बैठा। आज तक का बहुत खूबसूरत ऑफिस है। पहले जब ये दिल्ली में हुआ करता था तब मैं कई बार वहाँ गया था अपने दूसरे मित्रों के साथ, जब एसटीएफ और एटीएस में हमारी तैनाती थी। लेकिन उसके बाद चूँकि ज़िलों ज़िलों में तैनाती होती रही, मैं जा नहीं पाया और तब तक ये फिल्म सिटी नोएडा में स्थानांतरित हो गया ऑफिस। बहुत ही अच्छे कैंपस में बहुत ही खूबसूरत ऑफिस आज तक का है। और जिस स्टूडियो में बैठा कर उन्होंने आज का क्राइम तक शूट किया है वो भी बड़ा खूबसूरत है। मैं धन्यवाद करूंगा शम्स भाई का कि आज उन्होंने पूरे मनोयोग से अपने सभी दर्शकों को पूरी बातें बताईं, किस्सा गोई के बारे में बताया, किस तरह से उनकी टीम किस्सा गोई के प्रत्येक अंक को सुनती है ये बताया और अपनी पूरी टीम से मिलवाया। सभी लोग बहुत खुश थे, किस्सा गोई के तमाम अंकों का जिक्र भी कर रहे थे। उन्होंने फिर एक बार अपील की कि किस्सा गोई को क्राइम में इंटरेस्ट रखने वाले लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं शम्स ताहिर खान का, जो जिनकी आवाज़ का जादू आज भी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। आज पिछले 15 सालों से वो क्राइम की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी बीट आई गई, बदली, चैनल बदले और तमाम तरह के बदलाव लोगों के बीच में आ गए, लेकिन शम्स ताहिर खान ने क्राइम की रिपोर्टिंग जिस दिन से शुरू की थी आज तक उसी तरह की रिपोर्टिंग वो करते आ रहे हैं। और उनके आवाज़ में जो नशा है, आज बैठकर हम लोगों ने बहुत देर बात की और आज का क्राइम तक उन्होंने मेरे साथ रिकॉर्ड किया। अपने दर्शकों से, अपने टीम के लोगों से, क्राइम तक की टीम से और कैमरे पर ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग किस्सा गोई ज़रूर देखें। मैं बहुत अभिभूत हुआ उनके इस व्यवहार को देखकर। मैं बहुत अभिभूत हुआ मेरे बारे में उनके मुंह से सुनकर। मैं बहुत अभिभूत हुआ जब उन्होंने अपने लोगों से, अपने क्राइम की बड़ी टीम है क्राइम तक की, उन लोगों से मिलवाया, साथ साथ फ़ोटो भी खिंचवाया। आज जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं वो जनपद बरेली की है। 8 फरवरी 2020 की बात है। शाम को करीबन 8:15 बजे थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली में मुनीश कुमार सन ऑफ राजपाल सिंह, रेजिडेंट ऑफ भूरी पुरुसैना, थाना बिनावर, बदायूं, यानी ये सज्जन बदायूं के रहने वाले थे और इन्होंने थाने पर आकर बताया कि मेरा बड़ा भाई मुनीश पाल एक फाइनेंस कंपनी में ऑडिटर के पद पर नौकरी करता था। वो 5 फरवरी को 5 बजे, शाम को 5 बजे घर से घूमने निकला था। रात नहीं आया तो हम लोगों ने फ़ोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिल रहा था। कल यानी 7 फरवरी को
बरेली के थाना बिथरी चैनपुर के पास गांव कचौली के हाईवे पुलिया पर जो लाश मिली थी, जिसके बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा और बाद में फिर अपने कुछ लोगों को भेज के जानकारी की, तो वो लाश मेरे भाई मुनीश पाल की ही थी। मैंने पोस्टमार्टम हाउस में उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। लाश चूँकि 72 घंटे नियमानुसार अज्ञात लाश रखी जाती है, तो लाश वहाँ रखी हुई है। मैंने उसके कपड़ों से और उसके हाथ पैर से अच्छी तरह से पहचाना है, ये मेरे भाई मुनीश पाल की ही लाश है। थाना प्रभारी बिथरी चैनपुर ने तुरंत सुनीश कुमार, भाई का नाम सुनीश कुमार था, तो सुनीश कुमार से तहरीर लेकर क्राइम नंबर 59/20 धारा 302, 201 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कर ली। यानी हत्या और हत्या के साक्ष्यों को छिपाने संबंधी जो एफआईआर थी वो कर ली। इंस्पेक्टर इंचार्ज यानी एसएचओ अशोक कुमार ने स्वयं इस हत्या की विवेचना ग्रहण की। कारण ये था कि जब ये पता लगा था इस लाश का, तब वो अज्ञात लाश थी, अज्ञात लोगों द्वारा की गई ये हत्या थी, इसलिए उन्होंने स्वयं इसकी विवेचना ग्रहण की। चूँकि 7 फरवरी को ये लाश मिल गई थी, पोस्टमार्टम होकर रखी हुई थी, तो लिखित रूप से सुनीश कुमार ने एक रिक्वेस्ट की इंस्पेक्टर से कि साहब, अब मैंने पहचान लिया है ये मेरे भाई की लाश है, ये मेरे सुपुर्द कर दी जाए ताकि मैं इसका अंतिम संस्कार कर सकूं। चूँकि लाश 72 घंटे पूरे न होने की वजह से रखी हुई थी, बाद में ये लाश सुनीश कुमार को, मुनीश के भाई को सुपुर्द कर दी गई और वो अपनी बॉडी को ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एसएचओ अशोक कुमार ने उस दिन, जिस दिन ये अज्ञात शव मिला था, उस दिन जो जो टीमें आई थीं, एक एक करके सबसे बात की। डॉग स्क्वाड आया था, डॉग स्क्वाड के हैंडलर से, डॉग के हैंडलर से बात की। उसने कहा साहब हाईवे का मामला था और आने जाने वाली इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं वहाँ, डीजल और पेट्रोल की। हाईवे है और बहुत चलता हुआ हाईवे है, बहुत हैवी रश है वहाँ गाड़ियों का। उनका साहब ऐसे में हमारे सब्जेक्ट की स्मेल को आगे तक बढ़ा पाना डॉग के लिए बहुत मुश्किल था। इधर घूमा उधर घूमा, पुलिया के नीचे गया ऊपर गया, उसके आगे बढ़ नहीं पाया। फॉरेंसिक्स वालों ने भी यही बताया कि साहब कोई फिजिकल एविडेंस मौके पर नहीं मिली, खाली जो फोटोग्राफ थे, जो संघर्ष के निशान थे वहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी संघर्ष हुआ है मृतक और अपराधियों के बीच। उसके फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ के सिवा कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। सर्विलांस वालों ने कहा साहब उस दिन हमें चूँकि न तो मृतक के बारे में पता था, न उसके मोबाइल के बारे में पता था, तो हम लोगों ने BTS लेने का काम किया, डंप डाटा, यानी उस स्थान पर एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने फ़ोन आए, कितने फ़ोन वहाँ से किए गए, उनका डाटा। चूँकि बहुत हैवी रश होता है, इसलिए बहुत ही भारी डाटा, ये कई GB में ये डाटा उनको उपलब्ध कराया गया, लेकिन उससे भी कोई बात पता नहीं लगी। उस दिन जब अशोक कुमार को ज्ञात हो गया कि ये कौन है मृतक, तो उन्होंने मृतक का नंबर, मृतक के भाई यानी वादी मुकदमा सुनीश कुमार का नंबर और बाकी उनके परिवार में जितने लोग थे या जिन पे उनको शक था, सारे नंबर लेकर सर्विलांस वालों को दे दिए कि आप जल्दी से पता करें कि इसमें कोई बात ऐसी तो नहीं है जिससे हम मुलजिम तक पहुंच सकें। इस बीच PM रिपोर्ट फिर से निकाल के देखी गई। PM रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, यानी गला दबाने के कारण दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया PM रिपोर्ट में। भाई उनका सुनीश कुमार थाने के चक्कर लगाता रहा कि साहब कुछ पता लगा, क्या वजह थी। और हर बार अशोक कुमार सर्विलांस वालों से पूछते थे, तो उन्होंने बताया कि साहब दूसरे किसी बहुत ही गंभीर काम में हम लगे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम इसकी एनालिसिस करके आपको रिज़ल्ट देंगे। 3-4 दिन लग गए, लेकिन उन लोगों ने फ़ोन करके बताया
कि एक नंबर डंप डाटा को एनालाइज किया गया, मृतक के नंबर को जितने नंबर मिले थे सब एनालाइज किए गए, तो एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिससे बहुत ज़्यादा बात भी हुई है और घटना वाले दिन उसकी भी लोकेशन घटना स्थल पर मौजूद पाई गई है। ये सूचना इम्पॉर्टेंट थी, ये लीड इम्पॉर्टेंट थी। फ़ौरन फिज़िकली वेरीफाई करने के लिए कहा गया तो ये नंबर उसी मृतक के गांव के ही शंकर लाल सन ऑफ गेंदालाल का पाया गया। एक टीम तत्काल, चूंकि वो बदायूं का रहने वाला था मृतक और जिसका ये नंबर था, इसका भी जो कैफ में पता था वो बदायूं का उसी गांव का था, तो एक टीम तत्काल थाना बिनावर जनपद बदायूं रवाना कर दी गई और उसके गांव भूरिया उसैना भेजी गई और थानाध्यक्ष की आवश्यक मदद, थानाध्यक्ष बिनावर से आवश्यक मदद लेकर शंकरलाल को उठाकर थाने पर, थाना बिथरी चैनपुर लाया गया कि उससे पूछताछ की जाए। उससे काफ़ी पूछताछ की गई, बड़ा मजबूत सा लग रहा था वो, बहुत अच्छी वाली पूछताछ के बाद, और थोड़ा कमज़ोर था शरीर से। तो ये हुआ कि अभी कुछ नहीं बता रहा है, एक बार इसके गांव में भेजकर ये पता करो कि इसका क्या चरित्र है, इसका क्या लड़ाई झगड़ा है और कोई ज़मीन का किस तरह का मामला मृतक से इसका हो सकता है। पहले इसको पता करिए, उसके बाद फिर सत्यबोलक यंत्र का प्रयोग करिएगा, क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर और अक्षम सा लग रहा था शंकरलाल। बस वो यही कहता था कि मेरा दोस्त था और इसलिए मैं उससे बात करता था, इसीलिए मोबाइल में हमारे उसका नंबर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मारा किसने ये मुझे नहीं पता। सादे वस्त्रों में एक टीम गांव में भेजी गई और गांव में जाते ही तुरंत पड़ोसियों ने पूरी बात बता दी। पड़ोसियों ने बताया कि शंकरलाल की पत्नी को मृतक पिछले 3 सालों से बरेली में किराए का मकान लेकर अपने साथ रखे हुए है, वो उसी के साथ रहता है और शंकरलाल की पत्नी का नाम मीरजा था। फिर उन्होंने बताया कि पहले वो गांव, चूँकि गांव का ही मामला था, ये ऑडिटर था, नौकरी करता था किसी प्राइवेट कंपनी में, थोड़ा बहुत पैसा भी इसके पास था, ये खुलेआम शंकरलाल के घर आया जाया करता था। लेकिन जब गांव वालों ने कुछ टोका टोकी की, कुछ टोका टोकी शंकरलाल को की गई, कुछ इसके दोस्तों ने इसको टोका कि इस तरह से दिन दिन भर शंकरलाल के घर पे पड़े रहना, ये लोग बदनाम कर देंगे। फिर वो वहाँ से मीरजा को लेकर चला आया, मीरजा को लेकर शंकरलाल की पत्नी को लेकर भाग गया और बरेली लाकर किराए के एक मकान में उसके साथ रहने लगा। पड़ोसियों से जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात पता लगी, वो ये पता लगी कि महिला के 6 बच्चे हैं, यानी वह 6 बच्चों की माँ है और सभी कम उम्र के बच्चे हैं। उनको छोड़कर, यानी बच्चों को और पति को छोड़कर वो मृतक के साथ भाग आई और 3 साल से बरेली में वो उसी के साथ रह रही है। इस बीच मीरजा कभी गांव नहीं गई, कभी बच्चों से मिलने नहीं आई। शंकरलाल मीरजा से मिलने 2 बार गया। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, मीरजा ने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि मुनीश पाल को टेलीफोन कर दिया कि यहाँ पर आकर ड्रामा कर रहा है। मनीष पाल भी वहाँ पहुँचा और उसने इसको बहुत मारा शंकरलाल को, और ये कहा कि अगर दोबारा आ गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, यहाँ अगर दोबारा तुम दिखाई पड़ गए। शंकरलाल अपमान का घूंट पीकर वहाँ से तुरंत चला गया। वो दोबारा आया, लेकिन अपने 6 बच्चों को साथ लेकर पत्नी से मिलने के लिए। मीरजा उस समय घर के बाहर ही बैठी थी। बच्चे मम्मी मम्मी कह के उसकी तरफ दौड़े तो उसने भागकर दरवाज़ा बंद कर लिया और भीतर हो गई। फिर टेलीफोन करके मुनीश पाल को बुला लिया। थोड़ी देर में मनीष पाल आ गया। चूँकि बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इसलिए उनके साथ मारपीट तो नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ शंकरलाल को मनीष पाल देने लगा। इस बीच में 6 बच्चों का रोना, चिल्लाना, चीत्कार, उसको सुनकर टोला पड़ोसी की महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आ गईं
और वो मिर्जा और मृतक दोनों को भला बुरा कहने लगीं। कुछ महिलाओं ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाकर मिर्जा से कहा कि तुम ठीक है, पति से बात मत करो, न इसके साथ गांव जाओ, पर बच्चों से तो मिल लो। पर वो बाहर नहीं आई। शंकरलाल बेबस होकर सुनता रहा और वापस चला गया बच्चों को लेकर। किसी ने शंकरलाल की कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो निहायत गरीब था और उसकी सिफारिश करने वाला भी कोई नहीं था। शंकरलाल बार बार अपमान का घूंट पीकर रह जाता था। एक दिन शंकरलाल मुनीश के फाइनेंस कंपनी के ऑफिस गया और जब मुनीश अपनी ड्यूटी ख़त्म करके ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो उसने उसके पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे माफ़ कर दो। वो बार बार उससे सिर्फ यही कह रहा था कि किसी तरह से बच्चों से उसकी बात करा दो, मिर्जा की। उसको वहाँ से हटाने की गरज से मुनीश पाल ने कहा कि देखो, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरा स्टाफ है और ग्राहक भी बहुत से आते हैं, यहाँ कोई ड्रामा मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको आज दारू पिलाऊंगा। उसने कहा ठीक है, चलो तुम्हारे साथ हम चलते हैं, और दोनों पैदल ही वहाँ से चल दिए। बाद में एक रिक्शा किया और ठेके पर पहुँच गए। शंकरलाल ने कहा कि देखो, ठेके पर बैठ के हम लोग शराब पिएंगे, बहुत से जानने वाले तुम्हारे हैं और बहुत से जानने वाले हमारे हैं, तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, इसलिए दारू ले लो और कहीं और चल के हम लोग बैठ के पिएंगे। शंकरलाल ने कहा कि इसको दूर, हम लोग कहीं दूर चलते हैं जहां बैठ के पिएंगे। मुनीश का भी टाइम हो रहा था शराब पीने का। शराब खरीदी और वहाँ से हाईवे की तरफ चल दिए। फिर पुलिया के पास बैठकर शराब पीने लगे। मुनीश शंकरलाल को गाली देता जा रहा था और शराब पीता जा रहा था। शंकरलाल को बहुत कम शराब पीने के लिए दे रहा था। जितनी दारू पी रहा था उससे ज़्यादा वो गाली दे रहा था। थोड़ी देर बाद ज़्यादा शराब पीने से मुनीश लड़खड़ाने लगा, तो शंकरलाल ने फ़ौरन अपना अंगोछा निकाला और उसके गर्दन पर फेंक दिया। और जब वो उसको कसने का प्रयास करने लगा तो वो इधर उधर भागने लगा मुनीश, लेकिन ज़्यादा नशे की वजह से वो बार बार गिर पड़ता था। इसी मौके की तलाश में शंकरलाल बहुत दिनों से था और उसने भरा बैठा हुआ था वो, तो उसने जब दांव देखा कि गिर गया है, भाग भी नहीं पा रहा है, तो उसके सीने पर सवार होकर तब तक उसके गले को अपने अंगोछे से कसे रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। जब दोनों लड़ रहे थे, अंगोछे से खींचा खांची मची हुई थी, तो वहाँ से गुजरने वाले साइकिल और मोटरसाइकिल से कुछ लेबरों ने रुक कर देखा भी, लेकिन सिर्फ देख के और उसके बाद चल दिए ये कह के कि शराबी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अभी उतर जाएगी, ठीक हो जाएंगे। किसी ने भी किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। मारने के बाद शंकरलाल ने मुनीश पाल के जेब से जो पैसा था, आधार कार्ड था, एटीएम था, ये सब निकाल लिया। निकाल के अपने जेब में रखा और थोड़ा बहुत वो भी नशे में था, वो धीरे धीरे अपने गांव की तरफ गाड़ी पकड़कर जाने लगा। सभी सामान शंकरलाल के पास से बरामद हो गया। जो जो उसकी पॉकेट से निकाला था, उसकी जेब से निकाला था शंकरलाल ने, वो सब उसके पास से, उसके घर से और कुछ जहाँ कहीं उसने रखा था उससे पुलिस ने बरामद कर लिया। इस कन्फेशन के बाद कोई बात करने को रह नहीं गई थी। 12 फरवरी को फॉर्मली उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 3 अप्रैल 2020 को सारे कागजात, सारे सबूत, बरामद माल, हत्या में प्रयुक्त अंगोछा और बाकी रिपोर्ट्स जो फॉरेंसिक्स की थी, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, इन सब के साथ चार्जशीट नंबर 130/20 3 अप्रैल को न्यायालय में सबमिट कर दी गई। अब
आज के क्राइम के बारे में। गलती मुनीश पाल और मिर्ज़ा दोनों की थी, पर मिर्ज़ा की गलती 80% और मुनीश की 20% थी। कोई माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है कि 6 अबोध बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है कि 6 बच्चों की माँ गैरमर्द के साथ भाग जाए, बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर भाग जाए। और जब बच्चे दरवाजे पर मिलने आएं, चिल्लाएं, रोएं, चीत्कार करें, तब वो उससे मिलने भी न जाए, दरवाज़ा बंद कर ले। इतना निष्ठुर कोई कैसे हो सकता है? केवल इसलिए कि उसका पति गरीब था। हो सकता है उसकी ज़रूरतें जैसे साड़ी या छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है वो पूरी न कर पा रहा हो, और मुनीश पाल थोड़ा पैसे वाला था, नौकरी करता था। हो सकता है वो उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा हो, लेकिन माँ और बच्चों का जो रिश्ता है वो कैसे कोई ख़त्म कर सकता है? आज ज़माने से चली आ रही एक कहावत गलत साबित हुई आज की क्राइम की इस घटना में। ये हमेशा पुराने लोग कहते रहे, बार बार इसका उदाहरण दिया जाता रहा, तमाम लिटरेचर में इसका उदाहरण है कि पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आज के इस एपिसोड ने ये साबित कर दिया कि पुरखों की कही हुई ये कहावत, सदियों से चली आ रही ये कहावत, तमाम एक्सपीरियंस के आधार पर कही हुई ये कहावत गलत निकली। कोई मतलब नहीं इस कहावत का जब मिर्ज़ा और उसके बच्चों के संबंध की बात हुई हो तो। आप की इसमें क्या राय है, ये हमें बताइएगा। मैं समझ रहा हूँ कि हर आदमी के दिमाग में होगा कि मुनीश की सारी गलती है, मुनीश की सारी गलती है, लेकिन जड़ में देखिए कितनी निष्ठुर माँ हो सकती है। गलती मुनीश की भी है, लेकिन 80% 80% गलती मिर्ज़ा की है और 20% मुनीश की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।